नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्टॉक को कैसे एनालाइज करें उसके पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने मेरे बैठने की जगह थोड़ी चेंज कर ली है क्योंकि आज थोड़ी थोड़ी सुबह से बारिश आ रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। शायद आपको वीडियो में पीछे दिख रहा होगा एकदम थोड़ी सी, पर एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है जहाँ पे मैं अभी हूँ। आई होप कि जो लोगों ने पार्ट 1 देखा तो वो पार्ट 2 में भी आए होंगे। अगर लोगों में पेशेंस होगी और सीरियसली आप लोग सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली पार्ट 2 में आप लोग आ सकते हो। पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे? बिजनेस मॉडल। मैंने बोला था कि बिजनेस मॉडल कोई भी स्टॉक का, कोई भी बिजनेस का, उसका मैनेजमेंट और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मतलब स्केलेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फटाफट प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देते हैं, भाषण आज मैं नहीं करूँगा। बिजनेस मॉडल को कहते क्या है? बिजनेस मॉडल मतलब कोई भी बिजनेस किस तरह से पैसा कमा के आता है। यहाँ पे अभी हम एक्सपेंसेस की बात नहीं करेंगे, वो थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। बिजनेस मॉडल मतलब वो पैसा कैसे कमाता है, और बिजनेस मॉडल डिजाइन करना वो भी बहुत बड़ा आर्ट होता है। तो जब भी मेरे पास कोई स्टॉक आता है और वो मेरे वॉच लिस्ट में मैं रखता हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है, सबसे पहला मेरा रिसर्च यही होता है कि ये पैसा कैसे बनाता है। क्योंकि बिजनेस मॉडल इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन में वो बिजनेस को सरवाइव कर सके, पैसा कमा सके, मिनिमम रेवेन्यू कमा सके। जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल में लोच है वो कंपनी हमेशा अनस्टेबल रहती है। जैसे कि कई बार जब इन्वेस्टर्स पैसा रोकते हैं तो वो लोग चिंता क्या करते हैं पता है? मैंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैंने 1 लाख इस स्टॉक में डाले हुए हैं। वो लोग 24 बार चिंता करते हैं। चिंता क्या करते हैं बताए? स्टॉक मार्केट गिर गया तो, अभी कांग्रेस थी बीजेपी आ गई तो अब क्या होगा, बीजेपी हट गई कोई तीसरी गवर्नमेंट आ गई क्या होगा, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पैसे रोकते हो ना, उसके बाद ये सब चिंता करो ना, तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेट्स से कि आपने 2-3 स्टॉक में पैसा रोका 5 लाख रुपए, तो अब वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दुनिया भर के प्रॉब्लम से लड़े। अगर पैसा रोकने के बाद आप चिंता कर रहे हो कि मार्केट गिर गया तो, रिसेशन आ गया तो, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो, गवर्नमेंट ने कुछ लोचा कर दिया तो, इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो, वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस आप कर रहे हो या आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि एक सही जगह पे पैसा रोक दिया, तो वो चिंता अभी आपके सीईओ को होनी चाहिए। जिसमें पैसा रोका उस बंदे की होनी चाहिए कि वो कोई भी चैलेंज दूर करके कैसे आगे बढ़ जाए। और जब आप पैसा रोको तो आप उससे पहले आप डिसाइड करो कि आप ऐसे बिजनेस में रोक रहे हो पैसा कि कल जाके वो कोई भी चैलेंज को सॉल्व कर लेगा। जो देखो, मैं एकदम बेसिक बोल रहा हूं पर कितना इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादा लोग सोचते नहीं। मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं पहले देखूंगा ना कि चलो मैं मेरे 2 लाख रुपए इस स्टॉक में डाल रहा हूं, तो इस स्टॉक के बिजनेस में वो कैपेबिलिटी है कि कल जाके कोई भी चैलेंज है वो खरा उतर जाएगा। उसके मैनेजमेंट में वो कैपेबिलिटी है। जब मुझे ऐसा आंसर मिला होगा तभी तो पैसा। अब पैसा डालने के बाद मैं चिंता करूं, अरे यार मार्केट क्रैश हो गया तो, अरे इन्फ्लेशन बढ़ गया तो, अरे ये हो गया तो मैं इन्वेस्टर नहीं हूं ना, तो फिर मुझे वो बिजनेस चलाना चाहिए। समझ रहे हो? तो ज्यादातर जो लोग अपने आप को इन्वेस्टर कहते हैं वो शायद इन्वेस्टर नहीं है। इसका मतलब एक और चीज भी मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बिजनेस मॉडल का मीनिंग एक और क्या निकलता है कि कोई भी बिजनेस का एक बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए कि उसको हर चैलेंज में से पार निकाले, वरना तो कोई काम का नहीं। अगर मैं कोई एक बिजनेस करने बैठूं और मुझे ऐसा लगे कि अरे यार कल तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब ठीक है, बीजेपी आएगी तो अपना मतलब पता नहीं है, फिर मैं ऐसा बोलूं कि कल जाके इकोनॉमी डाउन हो जाएगी तो अपने भी पानी में बैठ जाएंगे, तो कल जाके इन्फ्लेशन आ जाएगा तो अपने भी पानी, मतलब तो आप बिजनेस कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। बिजनेस मॉडल का मीनिंग ही ये होता है कि आप कैसे सर्वाइव करोगे। जैसे कोई बिल्डिंग होता है, वो बहुत बड़ा एक अपार्टमेंट बन रहा होता है, तो उसके नीचे एक बिल्डिंग बेस बनता है, राइट? बेस। तो वो बेस होता है ना, बेस, वो अपार्टमेंट को हर सीजन में खड़ा रखता है। फिर ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी आने लगी कि बोलते हैं कि भाई अर्थ क्विक रेजिस्टेंस, कि मतलब अर्थ क्विक आया ना तो भी बहुत कम डैमेज होगा।
तो सबसे पहले हमें 20 माले का अपार्टमेंट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, बेस बनाते हैं। वो बेस कैसा होना चाहिए कि हर सीजन में लॉन्ग टर्म 20 25 30 40 50 60 साल तक बिल्डिंग को टिका के रखे। तो बिजनेस मॉडल भी तो ऐसा होना चाहिए। अगर फिर आप क्या, काफी लोग क्या करते हैं कि लेट्स से कि आपने अपार्टमेंट परचेस कर लिया 5th फ्लोर पे, फिर आप 24 घंटे ये चिंता करोगे, अरे यार बेस तो सही है ना, अरे कल रात को बिल्डिंग गिर तो नहीं जाएगी ना। भाई बेस सही ही होना चाहिए। अगर बेस सही नहीं था, ये पता था आपको, या तो डाउट थे, तो क्यों आपने वो अपार्टमेंट में अपना फ्लैट बुक करवाया। तो मैं जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ आए कि बिजनेस मॉडल एक बेस होता है जिसको कोई भी हालत में सर्वाइव करना है, तभी आप उसमें पैसा डालोगे। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो तो आप अपार्टमेंट थोड़ी खरीदोगे कि कल जाके इतना सारा पैसा डाला है मैंने तो मैं थोड़ी सेफ हूँ, मुझे रात को थोड़ी नींद आएगी। तो आप इस एग्जाम्पल से ट्राई करने की रिलेट करने की कोशिश करो कि मैं बिजनेस मॉडल मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ। बिजनेस मॉडल की ही यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी एनवायरमेंट में वो चैलेंज फिक्स कर ले। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा पता है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर 2-3 कंपनियों के हम बिजनेस मॉडल को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब उसमें से सबसे पहला ले लेते हैं डीमार्ट। डीमार्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डीमार्ट का एग्जाम्पल मैं इजीली समझा सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं तो कोई दूसरे 1-2 एग्जाम्पल लेता ना तो काफी आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे। ये वीडियो में हम 2-3 एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, पर डीमार्ट को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। अब देखो, डीमार्ट एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी इंडिया में बन गई है मिस्टर दामानी की वजह से। और दुनिया में करीबन जो टॉप 100 लोग हैं रिचेस्ट में उनमें उनका नाम आ गया। अब आप गेस कीजिए कि डीमार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाता है। तो डीमार्ट है, डीमार्ट उसका मेन बिजनेस मॉडल यही है कि डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स बेचना, लो प्राइस आइटम बेचना, और वो भी हाई वॉल्यूम में। ठीक है, लो प्राइस आइटम बेचना, वो भी हाई वॉल्यूम में, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है डीमार्ट को। डीमार्ट के जो सभी स्टोर आपने देखे होंगे तो एक ही थीम फॉलो करते हैं, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं खरीदना है, कोई हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, दूसरा कि क्योंकि उन उसके स्टोर की आइटम बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बिकती है, तो वो मैन्युफैक्चरर के पास से हाई डिस्काउंट मांग सकता है। जैसे कि पार्ले जी का एक बड़ा पैकेट आता है, लेट से कि 70 रुपीज का, एमआरपी 70 रुपीज लिखी हुई है। अब डीमार्ट को पता है कि उसके हर एक स्टोर में कितने पार्ले जी बिक सकता है, तो पार्ले जी के मैन्युफैक्चरर है, उनको भी पता है कि यार डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है कि वहां पे मेरा प्रोडक्ट की जो साइकिल है वो कभी रुकने वाली नहीं है। तो मैन्युफैक्चर को भी यही चाहिए कि इतनी मेहनत करके वो प्रोडक्ट बना रहा है तो मार्केट में से फटाफट कम से कम साइकिल में बिक जाए प्रोडक्ट। ठीक है ना। और डीमार्ट एक ऐसी चेन है, पार्ले जी ऐसा सोचेगा ये कंटिन्यूस मेरे पास ऑर्डर करेगा, मेरा स्टॉक का शायद 10-20% तो यही बिकवा देगा। तो पार्ले जी है वो हाईएस्ट डिस्काउंट में उसको ऑफर कर देता है कि चलो एमआरपी 70 है पर मैं आपको 45 में दे रहा हूँ ये चीज़। तो डीमार्ट भी क्या करता है, वही चीज़ और सस्ते में बेच के कि एमआरपी 70 है, लोगों को बोलेगा कि आप 60 में ले जाओ। ठीक है, और उसने डीमार्ट ने टारगेट किया हुआ है कि लो इनकम ग्रुप, मतलब जो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं उनके उसके क्लाइंट उनके पास ज़्यादा होते हैं, वो लोग ज़्यादा डीमार्ट में जाते हैं। तो डीमार्ट ने एक ऐसा मॉडल तैयार कर लिया जो लो प्राइसेस को चलते हैं, जिसपे ज़्यादातर लोअर इनकम ग्रुप है वो ज़्यादा वहाँ पे जाता है डिस्काउंट लेने के चक्कर में। इसकी वजह से वॉल्यूम प्रोडक्ट का बढ़ता है, उसका बार्गेनिंग कर देता है वो मैन्युफैक्चरर के साथ। अब लेट्स से कि कोई एक मार्ट खुलता है, नया स्टोर खुलता है। अब नए स्टोर में चैलेंज क्या होता है, वो नया स्टोर कभी भी कोई भी ग्रो जो प्रोडक्ट होती है उसके साथ नेगोशिएट नहीं करेगा। पार्ले जी, नूडल, शैम्पू शॉप नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके पास स्टोर के पास अभी डेटा ही नहीं है कि भैया वो कितना माल कब ऑर्डर करेगा। उसकी क्रेडिट साइकिल या तो प्रोडक्ट की साइकिल ही नहीं है, तो सामने वाला बंदा भी ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करेगा। वो देखेगा ठीक है आप तो नए नए हो, क्या पता कितनी देर टिकोगे। डीमार्ट के पास वो बार्गेनिंग पावर है। तो उसके बिजनेस मॉडल की बहुत बड़ी अच्छाई ये है कि वो मैन्युफैक्चरर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बार्गेन कर सकता है, जो दूसरे लोग शायद नहीं कर सकते। इसकी वजह से वो प्राइस में डिस्काउंट ज़्यादा दे सकता है, और
डीमार्ट कस्टमर से उसकी लॉयल्टी कहाँ पे है? ऐसा है कि नहीं डीमार्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वाह मज़ा आ गया डीमार्ट में जाके, ऐसा नहीं है। डीमार्ट के जो कस्टमर है उनकी लॉयल्टी इसलिए है कि वहाँ पे लो प्राइसेस, ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट और लो प्राइसेस। दूसरा, इसकी वजह से काफ़ी बार डीमार्ट एक स्लॉटिंग फीस भी चार्ज करता है। स्लॉटिंग फीस मतलब जैसे कि आप इंडिया में हो और आपने कोई होममेड शैम्पू बनाया जो एकदम ऑर्गेनिक शैम्पू है, जो बालों के लिए बहुत अच्छा है, कोई केमिकल नहीं है, ठीक है, और बहुत इफेक्टिव है। तो आप डीमार्ट के पास जाओगे, आप बोलोगे कि देख लो, तो डीमार्ट बोलेगा ठीक है, पर आपके प्रोडक्ट की जो प्लेसमेंट होगी ना हमारे स्टोर में रखने की जगह, तो उसके लिए कुछ मैं फीस लूँगा, ठीक है। वो इसको बोलते हैं स्लॉटिंग फीस। ऐसा रीज़न क्यों? क्योंकि देखो डीमार्ट अभी इस तरह से हो गया ना कि उसमें मैन्युफैक्चरर को पता है, सब लोगों को पता है कि मेरी प्रोडक्ट गई और एक बार क्लिक हो गई तो फिर मेरी प्रोडक्ट चल जाएगी और मैं पैसा कमा लूँगा। तो डीमार्ट जैसे स्टोर काफ़ी बार प्रोडक्ट के लिए स्लॉटिंग फीस भी चार्ज करती है कि मैं आपकी प्रोडक्ट मेरे स्टोर में क्यों डिस्प्ले करूँ, समझ रहे हो? तो स्लॉटिंग फी भी एक रेवेन्यू होता है, और डीमार्ट जैसी चेन ही स्लॉटिंग फीस चार्ज कर सकती है। नई नई जो चेन स्टार्ट होती है वो लोग ये सब चार्ज नहीं कर सकते। तो एक तो डिस्काउंटेड प्राइजेस मिलते हैं उसको, दूसरा मैन्युफैक्चरर पीछे पड़ जाते हैं डीमार्ट की कि मेरी प्रोडक्ट रखो, मेरी प्रोडक्ट रखो। तो डीमार्ट वैसे तो है रीसेलर, पर जो बिजनेस मॉडल बना है कि अपने को कस्टमर खींचने हैं लो प्राइजेस से, कस्टमर का वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम का नेगोशिएशन करना है मैन्युफैक्चरिंग के साथ, तो ये सब पे उसका जो दबदबा है उसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल, कि यही चाहिए रिटेल सेक्टर में। दूसरी बात कि डीमार्ट के जो 80-90% स्टोर है वो खुद ओन कर दिए, बहुत रेयर केसेस में रेंट या तो लीज पे ले रहे हैं। अब होता क्या है कि काफ़ी सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि इतनी बड़ी ज़मीन लो, स्टोर बनाओ, पर इसका फ़ायदा आने वाले 10-15 साल में मिलता है कि उसके ऊपर डेट नहीं है, तो वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। दूसरा, डिमांड में अगर जाओ तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि उसको कुछ हाईली इंटेलिजेंट एम्प्लॉय नहीं चाहिए। मैं कोई नेगेटिव चीज़ यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, पर डिमांड का जो बिजनेस मॉडल है उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको बहुत अच्छे एम्प्लॉय चाहिए। तो एम्प्लॉय का पेमेंट का खर्चा होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। एम्प्लॉय हाईली रिप्लेसेबल होते हैं कि हाँ भाई कैशियर है, जो स्टोर मैनेज करने वाले लोग होते हैं, जो स्टॉकिस्ट होने वाले होते हैं, उन पे वो ज़्यादा डिपेंड नहीं होता। ये गया तो उसकी जगह कोई और ले लिया। मैं ये टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ, ये बिजनेस मॉडल का पार्ट होता है, क्योंकि कई बार लेबर इंटेंसिव, एम्प्लॉय इंटेंसिव कंपनियाँ होती है कि जहाँ पे एम्प्लॉय का इम्पोर्टेंस बहुत होता है कि ऐसे ही एम्प्लॉयज़ चाहिए, और उसमें से 5-10 चले गए तो वो नहीं चलता है। तो डीमार्ट में ऐसा नहीं है। हाँ, हायर लेवल पे उनको अच्छे अच्छे मैनेजर्स चाहिए होंगे कि भाई हर एक स्टोर को कैसे मैनेज करना है, हर एक ब्रांच को कैसे मैनेज करना है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरर के साथ नेगोशिएट कैसे करना है, तो वो ठीक है, पर वो बहुत कम चाहिए होंगे। ज़्यादातर जो वर्कफोर्स है वो हाईली रिप्लेसेबल है और डीमार्ट उन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए सैलरी भी वो बहुत कम दे सकता है। हाँ, एम्प्लॉय के लिए वो अच्छा नहीं है, पर मैं अभी बिजनेस व्यू पॉइंट से बोल रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया है कि वो जो लार्ज उसकी जो वर्कफोर्स है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे भी उसका दबदबा बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात कि ज़्यादातर आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से, मेरे ऑब्जर्वेशन में तो, और आप लोग कमेंट कर सकते हो, डीमार्ट मैंने आज तक देखा नहीं कि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, डीमार्ट की एड नहीं आई है। वो मुझे लगता है वो बिलीव ही ऐसा करता है कि उसका जो कंसेप्ट है वही एक वर्ड ऑफ माउथ है, उसको एडवर्टाइजमेंट में क्यों पैसा डालना। कई बार क्या होता है पता है, कोई चीज़ के एडवर्टाइजमेंट करना वो कंपनी के लिए नेगेटिव हो जाता है। हाँ, पैसे तो खर्च होते हैं, पर क्यों एडवर्टाइज करना है ऐसी चीज़ के लिए जो ऑलरेडी बिजनेस मॉडल पे सक्सेसफुल हो। तो वो भी उनका एक थॉट प्रोसेस है, वो बहुत सही थॉट प्रोसेस है। दूसरी एक मैं बात बता दूं कि डीमार्ट जैसा बिजनेस है, अब उसमें नेगेटिविटी क्या है? बिजनेस मॉडल में अच्छी अच्छी चीज़ तो पता चल गई, पर अब नेगेटिविटी क्या है वो भी तो हमें बात करनी पड़ेगी। तो जैसे अभी कोरोना का टाइम था, तो वो लोग थोड़ा पीछे रह गए ऑनलाइन सेल्स में। हाँ, उन्होंने ऐप डेवलप की, एक अलग कंपनी बिठाई, एवेन्यू सुपर मार्ट, एवेन्यू मार्ट्स ई कॉमर्स करके, जो पूरा डिजिटल चीज़ों को देखेगी। कई सारी जगह पे पिकअप पॉइंट्स उन्होंने एस्टैब्लिश किया, कई सारी जगह पे एरिया पे डिलीवरी भी स्टार्ट की, पर थोड़ा लेट स्टार्ट किया। अगर एक तरह से देखने जाए तो
उन्होंने ज़्यादा फोकस डिजिटलाइजेशन पे नहीं किया था, ई कॉमर्स पे नहीं किया था। हालांकि फिर भी उनका प्रॉफिट वगैरह तो अच्छा ही रहा, ऐसा नहीं कि बुरा रहा। बट आज का जो समय है, अब जैसे कोरोना का समय या कुछ भी समय है, तो वहाँ पे ऑनलाइन डिमांड बहुत चल जाती है। आप स्टोर्स बंद करके रखोगे तो मज़ा नहीं आएगा उसमें, उसको नुकसान होगा। क्योंकि वो लोग रिटेल सेक्टर में, और आज ज़माना ऐसा हो गया है, तो उनका डिजिटल प्रेजेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल प्रेजेंस होगा तो वो लोग हार जाएंगे, ऐसा नहीं, पर मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जो बिजनेस मॉडल प्राइस सेंसिटिव होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क क्या है कि कल जाके कोई ऐसी एक चेन आ गई कि आप सोच रहे हो कि आप डीमार्ट में जा रहे हो, आपका एवरेज बिल हुआ लेट्स से कि 1500 रुपये, और वही एवरेज बिल कहीं से कोई जगह पे 1200-1300 में हो जाता है, तो जो लो टू मिडिल इनकम ग्रुप है वो लॉयल्टी नहीं रखेगा कि नहीं नहीं मैं तो बरसों से डीमार्ट में से खरीद रहा हूँ। वो सोचेगा कि अरे यार सुना तूने इस मार्ट के बारे में, ये मार्ट में तो इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो लोग वो लोग वहाँ चले जाएंगे। तो उन लोगों ने जितना भी अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार किया हो, जितनी भी कस्टमर लॉयल्टी हो, वो सब क्रिएट की है प्राइसिंग पे, ना कि एक्सपीरियंस के, ना तो और कोई चीज़ पे। तो एक बहुत बड़ा रिस्क एज ए इन्वेस्टर मैं मानता हूँ। डीमार्ट में क्या होगा कि कल जाके कोई ऐसी कंपनी आ गई कि जो अफोर्ड कर सकती है लॉन्ग टर्म कि हाँ भाई हम लो प्राइसेस और डीमार्ट से भी और प्राइसेस देंगे, तो उनको ये प्राइसिंग कंपटीशन बहुत आ सकता है। जैसे कि जियो मार्ट आ गया ऑलरेडी। जियो मार्ट में अभी इवोल्व नहीं हुआ है उतना जियो मार्ट, पर जियो रिलायंस की रेपुटेशन है कि वो किसी को भी कंपटीशन दे सकता है, जियो हो कुछ भी हो। तो एज ए इन्वेस्टर हमें कॉशियस रहना पड़ेगा कि हम जो पैसा रोक रहे हैं वो एक ऐसी कंपनी में पैसा रोक रहे हैं कि जो प्राइस सेंसिटिव है। समझ रहे हो? तो अभी हमने डिस्कस क्या किया, सिर्फ उसका बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल में क्या आता है कि वो बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे पैसे ला के आएगा, और कुछ वर्स के सिनारियो। तो इस तरह से कुछ डीमार्ट को हमने समझा। आगे की बात डीमार्ट की हम अलग अलग वीडियोस में समझते रहेंगे मैनेजमेंट के एग्जाम्पल के थ्रू, पर अभी मैंने बिजनेस समझा दिया आपको उसका। अब लेते एक दूसरी कंपनी, IRCTC। IRCTC कंप्लीटली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक PSU यूनिट है वो, ठीक है। अब IRCTC का बिजनेस कैसे समझे हम लोग, कैसे समझने का। IRCTC है ना, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, मुझे जब क्वेश्चन आता है ना, तो IRCTC ट्रेन ऑपरेट नहीं करती, वो ट्रेन को नहीं चलाती, रेलवे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका नहीं है। काफ़ी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि IRCTC सब कुछ संभालती है। IRCTC और ट्रेन का कोई एक्चुअली लेना देना नहीं। पूरा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर या तो ट्रेन ऑपरेशन मेंटेनेंस वो कुछ मैनेज नहीं करती। IRCTC एक प्योर सर्विस कंपनी है, हॉस्पिटैलिटी और कैटरिंग कंपनी है, और कुछ नहीं है। अगर कैटरिंग कंपनी और हॉस्पिटैलिटी कंपनी आपको समझ में आती है तो बस वही है, उसके ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ट्विस्ट कहाँ पे निकलता है इसके बिजनेस मॉडल का, कि एक तो ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑन है, दूसरा कि जो हम टिकट्स बुक करते हैं उसका प्योर ऑथोराइजेशन दिया है ट्रेन के टिकट्स का IRCTC को। दूसरा, जो ट्रेन में कैटरिंग होता है, चाहे मोबाइल कैटरिंग हो या तो स्टेशन पे, उसका पूरा ऑथराइजेशन दिया है IRCTC को। फिर जो वाटर, जो रेल नीर आता है, उसका पूरा ऑथराइजेशन दिया IRCTC को। फिर कुछ टूरिज्म सर्विसेज, टूरिज्म पैकेजेस होते हैं, हॉस्पिटैलिटी होता है, उसका पूरा ऑथराइजेशन किसको दिया, IRCTC को। तो एक तरह से देखने जाए तो IRCTC एक कुछ हद तक एक मोनोपोली कंपनी लग सकती है कि ट्रेन के रिलेटेड टिकट बुकिंग से लेके, हॉस्पिटैलिटी से लेके, फूड कैटरिंग और वाटर से लेके पूरा ठेका IRCTC को दिया हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ मोनोपोली बिजनेस के लिए अच्छा है, वाह बहुत मज़ा आ गया। दूसरा, उसके सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अभी भी टिकट बुकिंग से आ रहा है। टिकट बुकिंग के बाद कैटरिंग, कैटरिंग के बाद पानी, नीर, जो रेल जल बोलते हैं, उसके बाद आ रहा है टूरिज्म। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोच सही थी कि ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो पूरा ट्रेन जो है रेलवे उसको सर्विसेज दे, उसमें से एक अच्छी डेवलप करके निकल गया है। तो सोच अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा कमाती है। अब इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है बिजनेस मॉडल का। सबसे पहले कोई भी ये गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी होती है ना, उसका एक सबसे बड़ा लोचा क्या होता है पता है, कि हम कितना भी स्टडी करें, कल जाके गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में चेंज कर देती है ना, तो हमारा उसके सामने कुछ नहीं चलता। और
जिस तरह से कई बार गवर्नमेंट चेंजेस होते हैं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पे अच्छी कंपनी बुरी बन जाएगी, बुरी कंपनी अच्छी बन जाएगी। तो एक पॉलिसी रिलेटेड चेंज बहुत बड़ा है इसमें, कि कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या होगा। दूसरा, काफ़ी सारे डिस्कशन होते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर को ले आ जाए रेलवे सेक्टर में। तो अगर आगे जाके प्राइवेट कंपनियों को ये सब अथॉरिटी मिलती है, लाइसेंस मिलता है कि हॉस्पिटैलिटी में आप आओ, कुकिंग सर्विसेज, कैटरिंग में आप आओ, तो वहाँ पे आईआरसीटीसी की कंपटीशन बाद में प्राइवेट सेक्टर से होने लगेगी। अभी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी सारे डिस्कशन में है, पर अगर कोई भी रोल में प्राइवेट सेक्टर को लाया गया कि जो आईआरसीटी के सामने कंपटीशन कर सके, तो फिर ये मोनोपोली वाली चीज़ हट जाएगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा, कि जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कोरोना हुआ था, अब कोरोना के टाइम पे क्या होता है, ट्रेन्स बंद, इनिशियल फर्स्ट वेव पूरी ट्रेन्स बंद। अब सोचो आप कि अगर ट्रेन्स बंद है तो ट्रेन की टिकट कौन बुक कराएगा, ट्रेन में खाना कौन खाएगा, रेलवे स्टेशन पे पानी कौन बेचेगा। तो ये भी कोरोना के टाइम पे एक बहुत बड़ा एक चीज़ देख लिया। बट मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना की चीज़ हम आईआरसीटी के साथ इसलिए कंपेयर नहीं कर सके क्योंकि कोरोना ने काफ़ी सारी इंडस्ट्री को वैसे ही अफेक्ट किया था। तो एक कॉमन डिजास्टर मान सकते हैं कि जो आईआरसीटी को भी भारी पड़ा। और मुझे नहीं लगता कि ट्रेन जैसे सर्विसेज में ऐसा एक नेचुरल डिजास्टर आ सकता है कि भाई जैसे 6 महीने, 1 साल, 2 साल बंद रह जाए, ऐसा नहीं होगा। पर मैं अभी रिस्क की बात कर रहा हूँ। तो आईआरसीटीसी का बिजनेस मॉडल का मेजर रिस्क क्या है कि कल जाके आपने पैसा रोक दिया 10-15 साल के लिए, कल जाके प्राइवेट सेक्टर आ गया, प्राइवेट सेक्टर के सामने ये कैसा परफॉर्म करेगा, वी डोंट नो। गवर्नमेंट की कब पॉलिसी कैसी आ जाएगा, वी डोंट नो। तो ये एक दो मेजर रिस्क है कि वी डोंट नो कि उसको कैसे ये टैकल करेगा। तो आईआरसीटीसी का पता चल गया, अभी मोनोपोली है, पैसा कहाँ से कमा रही है, और उसके रिस्क भी पता चल गया। तो ये एक बिजनेस मॉडल आपको माइंड में आ जाना चाहिए। फिर बात करते हैं, एक ओवरऑल बात कर लेते हैं अपने कि बैंकिंग सेक्टर के। तो जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर, उसमें दो पार्ट पड़ते हैं अपने पास, उसके बिजनेस मॉडल को समझना होता है। वैसे कोई भी बैंक ले लो, मेजर कॉमर्शियल बैंक्स ले लो, तो मेजर कॉमर्शियल जो बैंक्स होती है उसका बिजनेस मॉडल क्या होता है। कॉमर्शियल बैंक्स का बिजनेस ये होता है कि वो पैसे कमाता है इंटरेस्ट चार्ज करके, डिपॉजिट्स वगैरह लेता है, उस पर इंटरेस्ट देता है, और सामने लोन देता है, उसके डिफरेंस में से कुछ इंटरेस्ट कमा लेता है, चाहे वो रिटेल लोन हो, कॉरपोरेट लोन हो, हाउस लोन हो, कार लोन हो। बैंक का पैसा ही, बैंक का बिजनेस ही यही है कि पैसा लेना देना है और बीच में से इंटरेस्ट कमा लेना है। ये बिजनेस मॉडल है, इसमें कुछ अलग नहीं होता कि भाई ये बैंक का बिजनेस मॉडल तो अलग है। तो बैंक का बिजनेस मॉडल है, इतना पता चल गया। अब बैंक के बिजनेस मॉडल में सबसे बड़ा रिस्क होता है एनपीए, कि कितनी लोन वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेट परफॉर्मिंग एसेट्स। दूसरा एक चीज होती है कि बैंकिंग फ्रॉड्स, तो पिछले 10 साल में इंडिया में और बाहर भी बैंकिंग फ्रॉड्स बहुत आ गए, इसलिए मैं उसको रिस्क में बोल रहा हूँ। और तीसरी एक चीज़ होती है कि ठीक है, सभी बैंक पैसा देती है, पैसा लेती है, बीच में से पैसा कुछ कमा लेती है, बट बैंक, कोई भी बैंक की एफिशिएंसी कैसे पता चलती है, पता है कि वो कितने एम्प्लॉय के थ्रू ये अपना बिजनेस मैनेज कर रही है। और ऑपरेशन एफिशिएंसी मतलब ये जो पैसा कमा रही है तो वो कितना एक्सपेंस करके वो पैसा कमा रही है। बैंकिंग सेक्टर क्योंकि एक पूरा एक सर्विस सेक्टर में आता है, इसलिए उसका काफ़ी सारा खर्चा क्या होता है पता है, एम्प्लॉयज़ का। कि अच्छा इसने इतना 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, पर वो 500 करोड़ प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा डाला उसने, तो वो एक होता है। तो बैंक को आप जज करो ना, तो बैंक को इस तरीके से आप जज करो कि वो पैसा कमाने के लिए कितना पैसा डाल रहा है। बाकी कई बार ऐसा होगा, काफ़ी सारी बैंक में पैसा कमा रहे पर सामने पैसा उतना एक्सपेंडिचर में जा रहा है, और उसके बिजनेस मॉडल में आता है कि कंटिन्यूस लो एनपीए होना चाहिए, वरना एनपीए के फ्रॉड बहुत सारे देख लिए। दूसरा इश्यू हो जाता है कि भाई खुद सीईओ पूरी टीम फ्रॉड निकलती है, तो वहाँ पे फंस जाते हैं। तो बैंकिंग के बिजनेस मॉडल में वो सब रिस्क रहता है। दूसरा, पीएसयू बैंक की बात करें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है। काफ़ी सारी पीएसयू बैंक बेचारी जो भी गवर्नमेंट होती है ना, जो अभी पावर में आई गवर्नमेंट, उसकी पपेट बन जाती है।
तो मैंने अगर पीएसयू बैंक्स में पैसा रख दिया तो मुझे पता ही नहीं कि आज से 4 साल बाद क्या होगा। बोले बैंक बहुत अच्छी है उसका, मैंने अपने पास काफ़ी सारे पीएसयू बैंक बहुत अच्छी है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पर वो लोग मार कहाँ खा जाते हैं कि गवर्नमेंट के पपेट्स बन जाते हैं। गवर्नमेंट उसको फ्रंट सेट दे दी है कि भाई इसका डेट पे करो, ये मैनेज करो, ये स्कीम लगाओ, तो उसमें बहुत सारा एक्सपेंसेस वगैरह रह जाता है। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कुछ लोगों को लोन देनी पड़ती, वो वापस भी नहीं आती। तो मैंने अभी ये ना ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस मॉडल डिस्कस किया कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है और कुछ रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। बाकी जनरली अगर देखा जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं होता कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा अगर मैं उसको देखता हूँ तो मैं वही देखता हूँ कि ऑपरेशन एफिशिएंसी और एक बिजनेस मॉडल में बैंक में बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ट्रस्ट। जो कंपनी ट्रस्ट बना पाई लॉन्ग टर्म पे, उसका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से हर वर्टिकल में चल जाता है, बाकी लोगों का बिजनेस चलता नहीं है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि कुछ बैंकिंग बिजनेस के बारे में। हम लास्ट एक आध दो वीडियो में कुछ एग्जांपल भी लेंगे। अभी एक बात कर लेते हैं कि जैसे टीसीएस जैसी कंपनी के थोड़े अलग अलग बिजनेस मॉडल ले रहा हूँ। अब टीसीएस जैसा स्टॉक मेरे सामने आए तो इंडिया में से बनी हुई है, वर्ल्ड में इसका टॉप 10 टॉप 20 में नंबर आता है। टीसीएस का बिजनेस मॉडल है क्या? ये प्योर ये कोई आईटी टेक्नोलॉजी या तो प्योर आईटी सॉफ्टवेयर कंपनियां नहीं है। ये इसको बोला जाता है कि आईटी सर्विसेज कंपनियां। तो आईटी सर्विसेज कंपनियां क्या होती है? ज़्यादातर वो B2B बिजनेस के लिए काम करती हैं। जैसे कि उसके क्लाइंट्स होते हैं बड़ी बड़ी बैंकिंग कंपनियां, बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनियां। क्योंकि ये सभी कंपनियों को सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार टीसीएस क्या करती है कि जैसे कि सैप, बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट सैप जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाती है, उसके ये कंसल्टेंट बनते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है यूएस में, तो वो एक फाइनेंस कंपनी है, तो उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर चाहिए फाइनेंस मैनेज करने के लिए, तो वो टीसीएस को हायर करते हैं कि भाई तुम हमको गाइड करो, मतलब हमको कंसल्ट भी करो कि ये हमारा बिजनेस है, ऐसे हमारे क्लाइंट से इतना हमारा रेवेन्यू है, तो हमको कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर लगाना चाहिए। तो वो टीसीएस कंसल्टेंसी के भी चार्ज लगाती और सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, दूसरे कंपनियों के सॉफ्टवेयर भी बेचती है, दूसरी लाइसेंस भी बेचती है। तो ज़्यादातर टीसीएस का बिजनेस दूसरे बिजनेसेस के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, वो सर्विस ओरिएंटेड, पूरा सर्विस ओरिएंटेड ये उनका बिजनेस है। गवर्नमेंट कंपनियों इंडिया में और गवर्नमेंट कंपनियों बाहर के भी ये सर्विसेज देती है। और सर्विसेज, आईटी सर्विसेज का बिजनेस पिछले 25-30 साल से बहुत ग्रो हो रहा है और आने वाले टाइम में भी बहुत ग्रो होगा। तो इनके कुछ क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट का डिवीजन कैसे होता है? जैसे कि 100 मिलियन रेवेन्यू दे ऐसे क्लाइंट, तो कैसे हमारे पास 24 क्लाइंट है। 50 मिलियन रेवेन्यू दे ऐसे 58 क्लाइंट है। 1 मिलियन रेवेन्यू दे ऐसे 725 क्लाइंट है। तो टीसीएस होती है ना, टीसीएस उसका ऐसा होता है कि भाई 50-70% रेवेन्यू सिर्फ 25-26 क्लाइंट ही दे देते। तो ऐसे बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि कई बार अगर एक दो क्लाइंट भी बड़े चले गए ना, तो मार्केट में बड़ा न्यूज़ आ जाता है। समझ रहे हो? दूसरा कि आईटी सेक्टर भी ऐसा हो गया कि कोई भी सीजन, कभी भी इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए, आईटी सर्विसेज की डिमांड उतनी ही चलती रहती है, उतनी ज़्यादा बढ़ रही है डिमांड। दूसरा, टीसीएस को ऐसा है कि उसकी सबसे बड़ा खर्चा होता है उसके एम्प्लॉय का पेमेंट, राइट। इसकी वजह से आपने काफ़ी सारे फोरम्स में पढ़ा होगा कि कई बार ये टीसीएस, इन्फोसिस से बड़ी बड़ी आईटी कंपनी के काफ़ी सारे लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि इजीली रिप्लेसेबल होते हैं ये लोग, सैलरी कई बार बहुत ज़्यादा नहीं मिलती काफ़ी सारे लोगों को, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है कि भाई टीसीएस में एक गया तो एक की जगह पे 1000 लोग इंटरव्यू देने के लिए बैठे होते हैं। पर फिर भी यहाँ पे क्या होता है कि उनको ऐसे एम्प्लॉय चाहिए कि जिसमें कुछ माइंड हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कंसल्टेंसी के लिए। तो जो लोग रेवेन्यू ये लोग कमाते हैं ना, उसमें से काफ़ी सारा परसेंटेज एम्प्लॉय की सैलरी पे स्पेंड होता है। ये उनके बिजनेस की एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है इसके लिए। और कंपटीशन मार्केट में ऐसी है कि अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए भी अच्छी सैलरी तो देनी ही पड़ती है उन लोगों को, वरना चलेगा नहीं। तो टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब कंपनियों में क्या होता है कि रेवेन्यू उन लोगों को हमेशा लाना पड़ता है। अगर रेवेन्यू लाने में वो लोग कामयाब नहीं हुए तो सामने सैलरी नहीं दे पाएंगे।
और या तो रेवेन्यू कम आया तो सैलरी तो उतनी देनी है, तो प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा। तो कई बार जैसे आईटी सेक्टर में अप डाउन्स आते हैं तो तब इनके मार्जिन पे ऊपर नीचे अफेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। दूसरा, इसमें रिस्क क्या है? टीसीएस इन्फोसिस जैसे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, वेल्थ क्रिएटेड कंपनियां हैं, फिर भी इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये होता है कि उनके अगर बड़े क्लाइंट्स कहीं पे चले गए तो बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पेक्ट आता है। इसलिए इनका है ना बैकएंड में बहुत ज़्यादा क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग भी होता है कि वो लोग जाने नहीं देते। दूसरा कि एक और ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया है आजकल कि जो बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं ना, वो कई बार प्रीफर ये नहीं करते कि वो लोग टीसीएस के पास जाए, इन्फोसिस के पास जाए। आजकल इंडिया में भी काफ़ी सारी स्मॉल और मिड कैप आईटी कंपनी ऐसा आ गई, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनियां। तो कोई एक अच्छी मीडियम साइज कंपनी हो ना यूएसए, यूके, यूरोप में, और उसको अपना बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देना हो ना परमानेंटली, तो कई बार वो प्रीफर क्या करते हैं बताएं कि यार ये बड़ी बड़ी कंपनियों से पास जाए, इससे अच्छा छोटी कंपनी के पास जाए। तो सोचो कि कोई कोई एक आईटी सर्विस कंपनी है टीसीएस, इन्फोसिस जैसी, पर वो एक छोटी कंपनी है, इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं है, तो उसके लिए एक जो यूएस, यूरोप से एक बड़ी कंपनी बहुत मायने रखती है, तो उसको बहुत अच्छी सर्विस देगी। और ये जो बड़ी कंपनी है ना, उसका कंट्रोल रहेगा ये छोटी कंपनी में, नेगोशिएशन पावर रहेगा। टीसीएस, इन्फोसिस के पास उतना नहीं रहेगा। ये एक ट्रेंड देखने को मिला है। वैसे ये ट्रेंड काफ़ी टाइम से बिजनेस कम्युनिटी में चलता ही है, पर अभी आजकल क्या हो गया है, पहले ऐसा था कि टीसीएस, इन्फोसिस गिनी चुनी कंपनी ही थी, पर अभी ऐसा हो गया कि उसका बिजनेस मॉडल फट के काफ़ी सारी कंपनियां आ गई। तो अब क्या होगा पता है, एक कई बार टीसीएस, इन्फोसिस जैसे बिजनेस मॉडल में एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, कब ग्रो कर करके वो कितना करें, क्योंकि मार्केट में अकेली इंडिया की कंपनी नहीं है कि आईटी सर्विस प्रोवाइड करे, यूएस की भी कंपनी आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, यूरोप के भी करती है, दूसरे साउथ एशिया नेशन से, साउथ ईस्ट एशिया के नेशन से वो भी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, मिड कंपनी। तो टीसीएस, इन्फोसिस में क्या है कि एक टाइम पे उन लोगों ने वेल्थ बना ली, फिर एक थोड़ा सेचुरेशन आ जाता है। सेचुरेशन के दौरान वो स्टैंडर्ड रिटर्न दे देते हैं स्टॉक में, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, पर कहीं ना कहीं एग्रेसिव रिटर्न नहीं दे पाते। और ये लोग एग्रेसिव रिटर्न इसके बिजनेस मॉडल के थ्रू कब देंगे कि जब, जैसे कि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसमें महारत हासिल करके बहुत आगे बढ़ जाए, क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी है, एक्सपीरियंस है सालों का। तो इनकी ये चैलेंज ये रहती है कि अभी नए नए एवेन्यूज़ खोज के उसमें कैसे महारत निकालें, तब जाके अगले 20 सालों में बहुत और वेल्थ क्रिएट करेगी। कई बार क्या होता है पता है कि अगर मैं टीसीएस, इन्फोसिस को छोड़ के मैं प्रेफर करूंगा कि मैं तो हैप्पीएस्ट माइंड में मेरा पैसा लगाऊंगा, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड यंग कंपनी है, तो एग्रेसिवली ग्रो करेगी, अभी मुझे वेल्थ उसमें से ज़्यादा फास्ट मिलेगी, समझ रहे हो। तो मैं कुछ इस तरह से कंपेयर करूंगा। एक ही सेक्टर में हो सकता है कि कुछ यंग कंपनियां हो, कुछ स्टैंडर्ड कंपनियां हो, कुछ कंपनी सेचुरेशन पॉइंट पे आ गई हो, तो इस तरह से कुछ हम स्टडी करेंगे। तो हमने डीमार्ट का बिजनेस मॉडल स्टडी किया, हमने टीसीएस, इन्फोसिस का थोड़ा ओवरऑल स्टडी किया, हमने आईआईसीटी एक गवर्नमेंट कंपनी को भी देख लिया, हमने ओवरऑल बैंकिंग का भी बिजनेस मॉडल देख लिया, पीएसयू बैंक की चैलेंजेस देख ली, बैंकिंग के खुद चैलेंजेस देख लिए, मैंने आपको बता दिया। तो कोई भी आपके सामने एक बिजनेस आता है, जैसे कि एक और बता देता हूँ मैं, जैसे कि मेरा फेवरेट स्टॉक है डेल्टा कॉप, गोवा बेस्ड कंपनी है कि जो कसिनो चलाती है, और एक अकेली लिस्टेड कंपनी है वो, और वो उसने ऑनलाइन पोर्टल भी परचेस किया है कि जहाँ पे आजकल जो वर्चुअल गेम्स रमी वगैरह होती है ना वो सब। तो उसका बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है, बिल्कुल कम डेट है, बहुत एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, और कोरोना के टाइम पे वो लोग बहुत अच्छा रेवेन्यू इसलिए कमा पाए, थोड़ा इम्पेक्ट आया, पर फिर भी क्योंकि कसिनो वगैरह बंद थे, बट उनकी ऑनलाइन साइट चल रही थी। तो देखो ये बिजनेस मॉडल का ये पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर आप विजनरी हो तो आपको पता है कि मैं सिर्फ आज के टाइम में कसिनो या तो गेमलिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो ऑफलाइन रेवेन्यू से मैं पैसा इतना नहीं कमा सकता, तो ऑनलाइन भी एक्वायर कर लूँ ताकि कोरोना के टाइम में मुझे मिनिमम रेवेन्यू मिलता रहे। तो इसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल मतलब आपको ये स्टडी करना है कि वो पैसा कैसे कमाता है और क्या हर सिचुएशन में वो सर्वाइव कर लेगा, बस एक बेसिक आंसर देना है। तो ये वीडियो के थ्रू मैं आपको इतना मोटिवेट करूँगा कि जब भी अभी कोई आप स्टॉक को देखो तो स्टॉक के पीछे का बिजनेस मॉडल समझो।
अगर वहाँ पे रिस्की पॉइंट ज़्यादा है या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाउट आ रहा है, इसका मतलब है उस बिजनेस को छोड़ दो। और कई बार सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, डी मार्ट अच्छा है, डी मार्ट अच्छा है, रिलायंस अच्छा है, रिलायंस अच्छा है, और वर्स्ट के सिनारियो भी सोचो कि अगर जो चीज़ अच्छी लग रही है तो कौन सा सिचुएशन में ये चीज़ बहुत ख़राब भी हो सकती है। उसको बोलते हैं कि कोई भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को हमने कैसे समझा। ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। 30-35 मिनट का वीडियो हो गया, बहुत लंबा हो गया। आशा है कि जितने लोग देख रहे थे वो मेरे साथ होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सजेशन देते रहना, आपके डाउट पूछते रहना। अगर स्टॉक मार्केट में सीरियस हो तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट विजिट कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना। 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेज मैंने फ्री रखे हुए हैं, और बाकी ऑप्शन इंट्राडे, ऑप्शन पोजिशनल, कमोडिटी, स्विंग ट्रेडिंग, सबकी स्ट्रैटेजीज डालिए। लॉन्ग टर्म आप मेरे साथ जुड़ोगे तभी फायदा रहेगा। शॉर्ट टर्म जुड़ोगे, 1-2 क्वेरी पूछ के चले जाओगे कोर्स ज्वाइन करके तो नहीं मज़ा आएगा। मेरा यही इंटेंशन है इंडिया में कि अच्छी तरह से मैं कोचिंग कैसे दूँ लोगों। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 3 में और डिस्कशन करने के लिए। ज़्यादातर हम फोकस करने वाले हैं मैनेजमेंट पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।